साइंस के वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये जो तीसरा नंबर देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न है। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य है 7.5 किलोवाट है, इससे 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया गया, तब कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। यहाँ पर देखिए सामर्थ्य किलोवाट में दिया हुआ है, अगर टोटल घंटा से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि किलोवाट घंटा में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 7.5 को गुना करना है टोटल घंटा से। तो प्रतिदिन 8 घंटा और 15 दिन तक काम किया है, तो टोटल कितना घंटा होगा, 15 8 120। तो 120 से आपको गुना कर देना है, आंसर मिल जाएगा। 12 से गुना करेंगे, 12 25 60 के 0, 12 84 और 6 90 और एक 0 बैठा देंगे, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट होगा, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 900 यानी कि 900 इसका आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझना है, और इसमें क्या बोल रहा है, अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है, अरक्ता के बारे में पढ़े होंगे, तो अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन के, यानी कि खून की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, ऊर्जा निकालना है। तो वर्क कहा जाए या ऊर्जा कहा जाए या हीट कहा जाए, तो तीनों का वैल्यू एक ही होता है, लेकिन परिभाषा अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर W निकाल देना है। तो W निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, W बराबर क्या होता है, W बराबर VQ होता है। तो यहाँ पर देखिए 120 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि V दिया हुआ है, सॉरी 140 है तो 140 दिया हुआ है, और Q यानी कि कूलम दिया हुआ है, तो कितना है, 12 कूलम। तो यहाँ पर 12 रख देंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 12 शून्य शून्य, इसके बाद 12 चौके 48 के 8 और हाथ में 4, 12 एकम 12 और 4 कितना होगा, 16, यानी कि 1680 इसका आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। इसमें क्या बोल रहा है, इंजाइम क्या होते हैं। इंजाइम प्रोटीन होता है, तो इसको तो याद कर लेना है, इंजाइम क्या है, प्रोटीन है। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर अब इसको समझना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक केला, लेकिन केला नहीं है, यहाँ पर गोला लिखा हुआ है, लेकिन केला मिस्टेक से लिखा हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, गोले की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए ऊपर में लिख दिया है केला और नीचे में लिखा हुआ है गोला, तो यहाँ पर रियल में क्या है, गोला है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो देखिए m कितना है, 15 किलोग्राम, और v यानी कि वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो v का स्क्वायर है, तो 6 छक 36 हो जाएगा। और बटे में जैसे 1/2 है, तो बटे में 2 तो रहेगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 और 15 को गुना करना होगा। तो मैं यहाँ पर अब 18 और 15 को गुना कर लेता हूँ। 18 और 15 को गुना कर लेंगे, तो 15 8 120, तो 120 के 0 और हाथ में कितना है, 12 है, तो 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7 और 1 1 2, यानी कि 270। इसका आंसर कितना है, 270। देख लीजिए 270 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन सही है। तो यही काम करना था। अगला प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन हैं। इस परमाणु के उदासीन स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्रमशः होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ये तीनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर होता है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गया, यानी कि प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 11, तो इलेक्ट्रॉन 11 ही होगा। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो मिल गया 11, अब निकालना क्या है, द्रव्यमान को A से डिनोट करते हैं,
तो द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितना है 11 है और न्यूट्रॉन कितना है 12 है, तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 11 23 देख लीजिए 11 23 किस में है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन में सही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, यानी कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 भाग ही चंद्रमा पर होता है। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इसमें देख लीजिए वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, तो किस रूप में मापा जाता है, तो आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। ये क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर समझिएगा, मधुमक्खी पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये तो सभी लोग को मालूम होगा, याद किए होंगे, तो ये तो याद करने का ही है, तो एपीकल्चर। इसके बाद बोलता है ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर पढ़े हैं तो एमीटर से मापने का यंत्र है, एमीटर, हाइड्रोमीटर भी मापने का यंत्र है और वोल्टीमीटर भी मापने का यंत्र है, लेकिन थर्मोकपल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मोकपल का। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर समझना है क्या बोल रहा है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। अब यहाँ पर समझने का चीज़ है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना होगा, गुजरना होगा। तो देख लीजिए किसमें सघन से विरल है, तो पहला नंबर में देखते हैं, इसमें क्या है, कांच सघन है और जल विरल है। इसमें क्या है, जल और कांच को कंपैरिजन करेंगे तो जल क्या है, विरल और कांच सघन, तो ये नहीं होगा। इसके बाद वायु से जल, वायु और जल में कंपैरिजन करेंगे तो वायु हो गया विरल और जल हो गया सघन, तो ये भी नहीं होगा। तो वायु से कांच में वायु हो गया विरल और कांच हो गया सघन, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सघन से विरल में जाना चाहिए। तो कांच और जल को कंपैरिजन करेंगे तो कांच क्या होगा, सघन हो जाएगा, कांच सघन हो जाएगा और जल विरल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतक्षेपित करती है। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, यहाँ पर समझने का थोड़ा सा है। तो जब चींटी काटती है तो काटने के बाद काटने वाला स्थान में कुछ लिक्विड को छोड़ता है, तो वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसका आंसर तो फॉर्मिक अम्ल मिल चुका है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, तो मैंने कल पढ़ाया था एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, इधर में H रख देंगे तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, और यही इसका सिंपल नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और यही फॉर्मिक अम्ल है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन लोग वीडियो नहीं देखते हैं, जब भी मैं कुछ अच्छा पढ़ाने का कोशिश करता हूं तो लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। अब यहाँ पर समझिए, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी दोनों के लिए क्या होता है, R का आधा होता है, और R क्या होता है, F का दुगुना होता है। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो फोकस दूरी अगर 10 है तो R कितना होगा, वक्रता त्रिज्या कितना होगा, फोकस दूरी का दुगुना होगा, यानी कि 20 होगा। तो देख लीजिए 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर तो जहाँ तहाँ से है, लेकिन यहाँ पर 14 है। तो देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है। देखिए इस तरह का प्रश्न आ सकता है, आता है, तो क्या है, मंड है। अगला प्रश्न 22 नंबर यहाँ जो देख रहे हैं, देखिए ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारा असंख्य क्षुद्र ग्रह है, तो क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, वर्षा के जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है। वर्षा के जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है, क्यों, तो सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठ
तनाव के कारण। तो देख लीजिए कहाँ पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न 40 नंबर, तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो याद किए होंगे, कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाता है। यानी कि क्या ऐसा चीज़ है जो कि मेल और फीमेल का आवाज़ जो है जिससे डिफरेंस होता है, डिफरेंस पता चलता है, तो क्या है, तारत्व। तारत्व। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ये तो याद करने का है और याद किए होंगे, तो रोटेंजन ने। अगला प्रश्न अब यहाँ पर समझने का भी है। देखिए क्या बोल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, देखिए फॉर्मूला भी याद करिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यही तो है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो देख लीजिए बेकिंग सोडा कहाँ पर है, तो बेकिंग सोडा यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचयित करने पर यह देता है, क्या देता है, एसिटिलीन देता है। एसिटिलीन, तो एसिटिलीन मैंने कल पढ़ा चुका हूँ, कल ही पढ़ाया हूँ। एसिटिलीन क्या होता है, देखिए दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इधर में H होगा, इधर में H होगा, यही तो एसिटिलीन है। एसिटिलीन है। अगर IUPAC नाम की बात करें तो ये क्या है, एथाइन है, एथाइन, ये क्या है, एथाइन है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चा फल को पकाने के लिए तो एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इधर में H, इधर में H रहेगा, तो ये क्या है, एथिलीन है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें, IUPAC नाम की बात करें तो क्या है, एथिन है, एथिन। तो लेकिन इसमें जनरली लिखा हुआ रहेगा एथिलीन, अगर कहीं पर एथिन लिख दिया है तो एथिन आपको सही कर देना है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दूरदृष्टि के लिए यानी कि दूरदृष्टि में दूर का वस्तु देख पाता है, तो निकट बिंदु क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा। लेकिन निकट दृष्टि वाले के लिए 25 सेंटीमीटर से कम होगा, जस्ट उल्टा आपको समझना है। तो क्या होगा, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें क्या बोला है, अब यहां पर समझिएगा। तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे पंखा का गति को बदलना है तो पंखा के गति को बदलने के लिए क्या करते हैं, रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, जिसको घुमाते हैं तो कम बेसी होता है ना स्पीड, तो क्या है, रेगुलेटर है। अगला प्रश्न इसको देख लीजिए, क्या बोल रहा है, टाइफाइड पैदा किया जाता है, यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। तो सभी लोग को याद होगा, याद किए होंगे, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।